हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है वो अपनी टाइमलाइंस के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा। टेक्नोलॉजिकली वो अभी तक शायद 48 जहाज प्रोड्यूस कर चुके हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तीसरा ब्लॉक भी कंप्लीट कर चुका है। हर ब्लॉक में बिल्कुल। हमारे 50-50 जहाज थे। JF-17 के ऊपर आप सबको पता है कि इसने वॉर प्रूवन रिकॉर्ड है। हमने 2019 में भी साबित किया, 2025 में भी साबित किया। तो इस लिहाज से तेजा और JF-17 ब्लॉक 3 का अब कंपैरिजन नहीं रहता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कजाफी एक मतलब फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट एयर मार्शल अरशद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? फाइन सर। और वहाँ पूरी दुनिया की जो एयर जेट्स थे उन्होंने हिस्सा लिया, जिस तरह पाकिस्तान के जे 17 थंडर वहां पर उसने जो बड़े मजे के जिसे कहें कि व्यू दिखाए। और इसी तरह जो भारत के जेट था तेजा, वो वहां पर तेल वगैरह भी लीक हो गया। कंपैरिजन बताया ना दोनों कंट्रीज के। भारत एक तो इतनी बड़ी इकोनॉमी है और पाकिस्तान की तो इकोनॉमी उसके सामने बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पास इतने जबरदस्त, और ना सिर्फ ये दिखाने में जबरदस्त है बल्कि जब मौका मिलता है, जिस तरह भी रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वार हुआ, वहां भी बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया पाकिस्तानी एयरफोर्स ने। और इंडिया के 5 से 6 जहाज जो गिरा दिए, जमीन बोस कर दिए। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन भी बताएं और इसका भी बताएं कि ये क्यों तेल वगैरह निकलना शुरू हो गया। ये तो एयर शो में लेके गए होंगे तो तमाम चीजें जो उसकी होती हैं वो कंप्लीट करके लेके गए होंगे ना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। आजकल बहुत ज्यादा मीम्स भी निकल रही हैं, लोग इसको डिस्कस भी कर रही हैं और करना भी चाहिए। देखें, आपने बिल्कुल, मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करूंगा। जैसे आपने कहा कि जब आप एयर शो में जाते हैं तो आप अपने पहलवानों को तैयार करके लेके जाते हैं, उनकी हेयर कट कराते हैं, उनके तेल हम्म, लगाते हैं, मालिश करते हैं, चमकाते हैं, बिल्कुल। नया पेंट करते हैं। तो आई एम श्योर हम्म, तेजा के लिए भी इन्होंने यही किया था। जो टेक्निकली हम्म, पहले सिर्फ बात कर लेते हैं, फिर इसको एसेस भी कर लेते हैं। टेक्निकली दो तीन चीजें हो सकती हैं। जो या तो इसमें ऑयल लीक हुआ, या इसमें हाइड्रोलिक लीक हुआ, या इसमें फ्यूल लीक हुआ, या जो इंडियन मीडिया और इंडियन इनके जो हमदर्द हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम था, एनवायरमेंटल कंडीशनिंग सिस्टम था, उनकी तरफ से कंडेंस पानी जो था वो निकला। दो चीजें बड़ी हम्म, क्लियर हैं। पहली बात तो ये है कि अगर कोई किसी किस्म की भी ऑब्जर्वेशन थी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था, तो उसको हम्म, ऑफिशियली आपको रिपोर्ट करना चाहिए था, डिनाई करना चाहिए था, या क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए थी, जो अभी तक हम्म, नहीं आई। दूसरी बिल्कुल। बात, जब ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आप बाजार से मोमी लिफाफे या शॉपर लेके नहीं इनको एड्रेस करते हैं। एक बिल्कुल। मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस होती हैं, एक हम्म, आपकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपके टेक्निकल स्टैंडर्ड्स होते हैं। हम्म, खुदा ना खास्ता अगर ये सीरियस भी हो जाता है, जैसे आपने भी हिंट किया, तो ये बहुत बड़ा सान्या न सिर्फ उस जहाज के लिए बल्कि आसपास के जहाजों के लिए भी और पूरे दुबई एयर शो के लिए हो सकता था। तो मेरे ख्याल में तो दुबई एयर इंतजामिया को भी इनको ऑफिशियली इंगेज करना चाहिए और इनसे हम्म, क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए। और हम्म, इंडियन जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है उसको भी आना चाहिए और बताना चाहिए, बिकॉज ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है। तो एक तो बिल्कुल ये। बिल्कुल। अब हम्म, आपने अगला सवाल किया जो कि अगेन लोडेड क्वेश्चन है कि हम्म, इनको कंपेयर किया जाए दो जहाजों को। तो अगर आप हम्म, इजाजत देंगे तो हम जी तरीके से जी, उसको असेस करें। जरूर। बिल्कुल जरूर जरूर। पाकिस्तान का जो ये इंडिजिनस प्रोजेक्ट था जिसको हम प्राइड ऑफ द नेशन कहते हैं, JF-17 थंडर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज रियली प्रूवन टू बी प्राइड ऑफ द नेशन। इसकी हम्म, जो आगाज जब हुआ था, तो आपको याद होगा कि हमारे ऊपर बहुत सैंक्शंस लगी। उन सैंक्शंस हम्म, की वजह से जो हमारे आजकल के भी दोस्त बन रहे हैं, उस वक्त के भी हम्म, दोस्त थे, आप यकीनन हम्म, समझ गए होंगे, उन्होंने हमारी बिल्कुल। हर तरफ से इमदाद बंद कर दी। अब जब बिल्कुल। आप पे सैंक्शंस लगती हैं और उन हम्म, सैंक्शंस की वजह से आपके हाथ पांव बंद जाते हैं, लेकिन जी जिस जी। माहौल में और जिस जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, उसमें आपको अपने दफा के लिए चीजों का बंदोबस्त करना पड़ता है। उसकी बिल्कुल। एक कीमत अदा करनी पड़ती है। और ये मैं अगर अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि उन दिनों हम्म, चीजें हमें मिल रही थी। हम्म, इन साम्राज्यत का मसला और अलमिया ही ये है कि ये चीजें तो दे देते हैं, छुप के हम्म, देते हैं, बट उसकी हम्म, कॉस्ट जो होती है वो डबल और ट्रिपल और 4 टाइम चली जाती। इन सारी हम्म, चीजों को असेस करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया की लीडरशिप ने यह फैसला किया कि इस वक्त हमें अपने इंडिजनाइजेशन की तरफ चलना पड़ेगा।
ये वो जी वक्त जी। था जब हमने JF-17 प्रोजेक्ट को कंसीव किया। सो हम्म। ये हम्म। शुरुआत इस तरह हुई। ठीक है ठीक है। तो सर अब बात आपने बड़ा बेहतरीन बताया कि जीएफ थंडर किस तरह हमने बनाया, क्या चीजें हुई। सर लेकिन जो हम जो इंडियन जेट्स हैं और पाकिस्तान है, ओवरऑल बताएं, जिस तरह अभी वॉर की रिसेंटली एक वॉर हुई थी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, और अभी भी वो कोशिश करते रहते हैं। बिहार का तो एक अलग अलग इलेक्शन था ना, उसके बाद भी अभी इलेक्शन आने हैं, फिर दोबारा वोटिंग होगी, दोबारा ये चीजें होंगी, फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा। तो इस सब में अगर ये इन्वायरमेंट दोबारा बनता है, जंग के हालात बनते हैं, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स कहां पर है और इंडिया की एयरफोर्स कहां पर है? उनकी क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जहां तक हमने ऑब्जर्व किया पाकिस्तान की क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है। इसको थोड़ा ओपन करके बताएं सारी चीजों को। अच्छा, पहले हम क्वालिटी पे आ जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा हम्म। कि हमने JF-17 कंसीव किया, तो उस वक्त ये JF-17 नहीं था। उस वक्त ये हम्म। एक ऐसा जहाज था जो हम अपने तौर पे खुद बना सकते और जिसके ऊपर हम्म। रिलाय कर सकते। और ये एक Gen 2 to Gen 3 टाइप ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट था जो हमने कंसीव किया। उस हम्म। वक्त भी हमने जब इसको देखा तो हमने इसमें ये सोचा कि इसमें अपने दोस्त ममालिक से टेक्नोलॉजी ली जाए। जब हम चलते गए तो कुछ अरसे के बाद हमने ये सोचा समझा और ये समझ आ गई कि अगर आप वेस्ट की तरफ देखते जाएंगे, यूरोप की तरफ देखते जाएंगे, अगर आप टेक्नोलॉजी बाहर से कहीं और से लेंगे, तो यही मसला जो आज हमें दो चार, जिस मसले से हम दो चार हैं, इसी मसले से हम आइंदा भी दो चार हो सकते हैं। उसको सामने रखते हुए ये फैसला किया गया कि ये वाला प्रोजेक्ट हम अपने टाइम टेस्टेड फ्रेंड चाइना के थ्रू हम्म। करेंगे। और फिर हम्म। हमारी टीम सेलेक्ट हुई, एक लंबा प्रोसेस था। कॉम्पिटेंट इंजीनियर सेलेक्ट हुए, कॉम्पिटेंट पायलट सेलेक्ट हुए, टॉप ऑफ द लाइन टेक्निकल स्टाफ सेलेक्ट हुआ। और हमने चाइना की जो कंपनी थी जो जहाज बनाती है, जो आज भी जहाज बनाती है, जिसने आज ये J-10 भी बनाया और जिसने J-20, J-35, जिसको हम्म। CAC कंपनी का नाम है, और ये चेंगडू में हम्म। होती है। उस जगह पे हम्म। हमने अपने इंजीनियर्स, अपने पायलट्स और अपने टेक्निकल स्टाफ को पोजीशन किया। और हम्म। दोनों ने मिल के एक ऐसा डिजाइन किया, कागज के ऊपर जहाज, जिसको आज आप JF-17 के नाम से देखते हैं। ये इसमें हम्म। बहुत कई सालों की मेहनत है, मुशक्कत है। हमारे लोगों की मेहनत मुशक्कत है, हमारे लोगों के आइडियाज है। बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया की जो एक्सपोजर था, वो उस वक्त दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजीज का एक्सपोजर था। हमारे पास अमेरिकन एक्सपीरियंस था, हमारे पास फ्रेंच एक्सपीरियंस था, हमारे पास UK का एक्सपीरियंस था, और इटालियन एक्सपीरियंस भी था। और अगर आप टेक्नोलॉजी में जाएं तो बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज का था। उस सारे को हम लेके आए। और चीनियों का जो एक्सपोजर या एक्सपीरियंस था, वो मोस्टली था हम्म। तो रशियन, किसी हद तक वो हम्म। इसराइल से भी मदद लेते थे। बट उन सब हम्म। का मलगूबा हुआ। और पाकिस्तान फिजाइया की लीडरशिप ने अपनी रिक्वायरमेंट्स दी कि इन हम्म। रिक्वायरमेंट्स के अंदर रहते हुए आपने एक जहाज डिजाइन करना है। वो जहाज डिजाइन हम्म। हुआ और फिर हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी प्रोडक्शन शुरू हुई। अब हम्म। आ जाते हैं क्वालिटी पे। जी जी। जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो हमारी लीडरशिप ने अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे उस वक्त के कायदीन थे, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया। उन्होंने उस वक्त टेस्ट पायलट बनाए, टेस्ट हम्म। इंजीनियर्स बनाए। टेस्ट पायलट और टेस्ट इंजीनियर्स ये दुनिया के वो काबिल तरीन लोग होते हैं जो कि हम्म। बैरून मुल्क में जाके तालीम हासिल करते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आते हैं। हमने हम्म। इन्हीं पायलट्स और इन्हीं इंजीनियर्स को वेस्ट के बाद चाइना में पोजीशन करके इनकी टेक्नोलॉजी से भी ओरिएंटेट किया। और हम्म। उसके बाद हम बड़े स्पेसिफिक थे कि हम हम्म। कॉम्प्रोमाइज टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन हम हम्म। क्वालिटी पे और अपनी रिक्वायरमेंट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल दूसरा, बिल्कुल। हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि मैक्सिमम काम पाकिस्तान में होगा, हम्म। मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होगी, असेंबली हम्म। पाकिस्तान में होगी। और इन जहाज़ों की टेक्नोलॉजी में जो सबसे बड़ा एक मरहला होता है, उसको हम्म। कहते हैं इंटीग्रेशन, जिसको हम्म। आज भी तेजा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स फेस कर रही है। हम्म। तो हम्म। इंटीग्रेशन पे हमने बहुत ज़र मुबादला भी खर्च किया, लोगों को भी हम्म। ट्रेन किया। बट चाइना से ये इंश्योर किया कि हम्म। इंटीग्रेशन ऑफ वेपन्स, इंटीग्रेशन ऑफ हम्म। रेडार, इंटीग्रेशन ऑफ सेंसर्स और इंटीग्रेशन ऑफ अदर आइटम्स हैज टू बी डन इन पाकिस्तान। सो यहां पे हम्म। वो क्वालिटी एस्पेक्ट है जिसको आप रेफर कर रहे हैं। और उसके बाद आप जब ये चीज बन जाती है, फिर आप अपनी ट्रेनिंग स्किल को पॉलिश करते हैं, हम्म। जिसके बाद अल्लाह ताला आपको कामयाबियां अता फरमाता है। तो भारत कहाँ पर मौजूद है इस टाइम, अगर पाकिस्तान और भारत की कोई जंग की सूरत हाल बनती है?
देखें, हिंदुस्तान ने इसको मेक इन इंडिया और अमृत भारत के नाम से इंडिजिनाइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया। आपने भी फरमाया और ये बात भी सही है। उनके हम्म पास हम्म रिसोर्सेज बहुत हैं, उनकी हम्म एक्सेस खास तौर पे अमेरिकन टेक्नोलॉजी, इजरायली हम्म टेक्नोलॉजी और यूके टेक्नोलॉजी में हमारे से ज्यादा है। और उसकी साफ वजह कि उनके पास चूंकि इकोनॉमिक्स स्ट्रेंथ है, उनके पास चूंकि एक्सेसिबिलिटी है और उनकी आबादी बहुत ज्यादा है। तो हम्म तेजा का भी कॉन्सेप्ट जब शुरू में आया, तो अब आज उन्होंने, आज भी उनके जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनका सबसे हम्म बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उन्होंने इंजन लिया अमेरिका से। ये वो इंजन है हम्म जो कि हॉर्नेट यानी F-18 पे था, उसकी एक इम्प्रूव वर्जन को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उसके मसाइल आज तक क्लियर नहीं हो सके। उसकी सप्लाई चेन में बहुत सीरियस इश्यूज हैं, उसकी मेंटेनेबिलिटी के भी अभी इनको बहुत सीरियस चैलेंजेस का सामना है। दूसरा जो बिल्कुल। इस जहाज में तेजा में मसला आ रहा है, वो आ रहा है रेडार की इंटीग्रेशन का। इन्होंने जो हम्म रेडार लिया है और जो अगले वर्जन में आ रहा है, वो इन्होंने इजरायली टेक्नोलॉजी से लिया है। और उसकी हम्म इंटीग्रेशन के भी इनके मुआहिदा इसी लाइन पे था जिस तरह के पाकिस्तान का था, कि ये हमारे हम्म अपनी जो इंटीग्रेशन है और इसकी फर्दर प्रोडक्शन वो इसराइल भारत में करेंगे। इनको ये दूसरा बड़ा सीरियस इशू आ रहा है। तीसरा इशू जो हम्म इनको आ रहा है, जो हिंदुस्तान के एयर चीफ ने अभी रिसेंटली अपनी बड़ी बांगे दोहल क्लियर स्टेटमेंट में कहा, उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, वो अपनी टाइमलाइंस के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा। और उन्होंने एक हम्म लफ्ज यूज किया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कल्चर फॉलो कर रहा है वो है सब हो जाएगा। वो सब हो जाएगा के हम्म ऊपर उनको सीरियस कंसर्न से। हम्म टेक्नोलॉजिकली वो अभी तक शायद 48 जहाज प्रोड्यूस कर चुके हैं, जबकि हम्म अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तीसरा ब्लॉक भी कंप्लीट कर चुका है। हर ब्लॉक में बिल्कुल। हमारे 50-50 जहाज थे। और इन जबरदस्त। ब्लॉक्स का मकसद क्या होता है? इन ब्लॉक्स का मकसद होता है कि हर जहाज से अगले जहाज में आप इंप्रूवमेंट लेके आए, with the experience of your past experience of your operations, your exposure. Now alhamdulillah JF-17 के ऊपर आप सबको पता है कि इसने वॉर प्रूवन रिकॉर्ड है। हमने 2019 में भी साबित किया, 2025 में भी साबित किया। तो इस लिहाज से तेजा और JF-17 ब्लॉक 3 का अब कंपैरिजन नहीं रहता। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। ब्लॉक 3 जो है, उसको आप जेन 4 टू 4.5 की कैटेगरी में लेते, जबकि तेजा हम्म। अभी भी स्ट्रगल कर रहा है कि वो जेन 4 में एंटर हो जाए। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के हमारे साथ एयर मार्शल अरशद मलिक साहब मौजूद हैं और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त हमें बताई, इन्फॉर्मेशन दी, और उम्मीद है कि आप सबको अरशद मलिक साहब के एनालिसिस और जो उनकी गुफ्तगू है वो बड़ी पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी को और एयर मार्शल अरशद मलिक को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।